नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं जगदीप डूडी, सर्वोत्तम डिफेंस एकेडमी सीकर की लाइव ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल अपन ने इसका स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स, प्लान डिस्कस किया था कैसे नेक्स्ट 100 डेज में अपन को इस फिजिक्स के एंटायर सिलेबस को कवर अप करना है, और कुछ बेसिक्स को अपन स्टार्ट किया था इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर फॉर्मुलेशंस की सदिश किस तरीके से होता है और सदिश को अपन फिजिक्स में कहाँ यूज करेंगे। आज अपन पूरी वेक्टर फॉर्मुलेशंस को डिटेल्स में पढ़ते हैं। एग्जैक्टली कई बार आपको डायरेक्टली सदिश से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलता है और सदिश का यूज एप्लीकेशंस के रूप में बहुत सी जगह अपने पास ही आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सदिश वेक्टर फॉर्मुलेशंस क्या होती है। सबसे पहले अपन बात करना चाहेंगे कि आप किसी भी सदिश की बात करते हैं तो अपन ने दो चीजें कल की क्लास में डिस्कस की थी। कोई भी सदिश होगा, इसका मतलब एक तो वहां पे क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब उसका परिमाण होगा, और दूसरा उसके परिमाण के साथ क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी, उसकी दिशा होगी। तो जहां पर भी अपने पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़कर, और जहां पर अपन डायरेक्टली एडिशन लॉज को नहीं लगा सकते, वो फॉर्मुलेशंस आपके पास किस टर्म्स में होंगी, वेक्टर फॉर्मुलेशंस में होंगी, सदिश रूप में होंगी। अब यदि अपन बात करें कि अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्राफिकली, यदि आपको प्रेजेंटेशंस की बात करें कि सदिश ग्राफिकली किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, किस तरीके से अपन सदिश का निरूपण करेंगे, तो उसके लिए अपने पास सदिश के निरूपण का कुछ इस तरीके का मेथड होता है। यदि आपने कोई भी दो बिंदु ए और बी, यहां पर अपन ने ए और बी के बीच की दूरी, इसका मतलब इसकी ए बी रेखा की लंबाई आपको पता है कि इसकी लंबाई कितनी है, और इसकी दिशा आपको पता है कि ए बी की दिशा कितनी है। यदि ये दोनों चीजें आपको पता है तो आप इसको किस रूप में लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन करने के बाद इसको ए बी सदिश के रूप में लिख सकते हैं। अब यहां पर आपके पास ए जो है, इसको अपन बोलते हैं इसका प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, ये होगा आपके पास इनिशियल पॉइंट, और ये होगा आपके पास इसका अंतिम बिंदु, या फिर फाइनल पॉइंट। तो एक चीज का ध्यान रखना, सदिश का निरूपण हमेशा प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होके कहां पे एंड होगा, आपके पास फाइनल पॉइंट पे एंड होगा, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ऑलवेज इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये आपके पास फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, एक सदिश का निरूपण बनेगा। अब इस सदिश के निरूपण को अपन स्थिति के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, वो भी आगे अपन सदिशों के प्रकार में स्थिति सदिश को डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे देखेंगे। इसका मतलब यदि मैं ये बोलूं कि ए से बी तक आपको 2 किलोमीटर दूरी चलनी पड़ती है, और अपन किसी भी एक डायरेक्शन की बात करें कि 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं। तो यदि 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो फॉर्मुलेशंस कैसी बनेगी आपके पास, तो इन 2 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में आपकी वैल्यू, इसका मतलब इस ए बी की लंबाई जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, इसका परिमाण है वो तो कितना है, 2 किलोमीटर, और उसके साथ साथ इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है आपके पास, डायरेक्शंस यही फॉर्मुलेशंस होंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन है आपके पास, ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये 2 किलोमीटर अपन किधर चल रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये फॉर्मुलेशंस आपके पास होती है सदिश, प्रारंभिक रूप से सदिश का निरूपण, कि यदि आपको सदिश को निरूपित करना है तो उसको किस रूप से निरूपित करेंगे। यदि इसी चीज को मैं गणितीय रूप में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, कोई भी आपके पास सदिश ए बी है, इस ए बी सदिश को लिखूंगा ए बी सदिश का परिमाण इंटू उसके साथ क्या होगी, ए बी सदिश की दिशा। परिमाण और दिशा दोनों को एक साथ लिख देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, ये सदिश रूप में। अब इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखने का मेथड क्या होगा, ये होगा ए बी सदिश, और इधर मैं क्या लिखूंगा, ए बी कैप। इसका मतलब ये क्या है, ए बी कैप, ये किसको बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी दिशा को बता रहा है, और ए बी क्या बता रहा है, इसके परिमाण को बता रहा है। तो अपन ने दोनों का एक कॉम्बिनेशन ले लिया, परिमाण और दिशा। तो इधर आपके पास क्या फॉर्मुलेशन बन गई, सदिश की फॉर्मुलेशन बन गई। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में आप चले तो 2 किलोमीटर तो आपके पास परिमाण है, और इस डायरेक्शन आपकी दिशा है। तो ये फॉर्मुलेशंस आपके पास किसकी फॉर्मुलेशंस बन गई, सदिश का बेसिक निरूपण अपन किस रूप में करेंगे। अब चलिए अपन बात करते हैं सदिशों के प्रकार की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे मिलेंगे कि कोई दो सदिश समांतर है,
कोई दो सदिश विपरीत हैं या फिर दोनों सदिश एक दूसरे के समतलीय हैं या फिर उनके मध्य कोण इतना है। तो जब भी अपन इस प्रकार की बात करेंगे तो उससे पहले अपन को कुछ पता होना चाहिए सदिशों के प्रकार। तो मैं सबसे पहले सदिशों के प्रकार की बात करूं तो अपन चलते हैं समांतर सदिश की बात कि आपके पास पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं। जब मैं पैरेलल वेक्टर्स की बात करता हूं, नाम से पता चल रहा है अपन के पास दो ही चीजें थी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ध्यान देना पैरेलल होंगे, इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। बट मैग्नीट्यूड की यदि बात करूं तो ये मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास इट में भी, ये आपके पास क्या हो सकता है, सेम हो भी सकता है और नहीं भी, इट में भी और मे नॉट भी, दोनों ही फॉर्मुलेशंस बन सकते हैं, इट मे बी सेम और इट्स मे नॉट बी सेम। या तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा या फिर नहीं भी होगा। कहने का मतलब ये है, यदि मैं ये लिखूं कि ये आपके पास कोई भी ए सदिश है, दूसरा ये आपके पास बी सदिश है, तो ये दोनों सदिश कैसे हैं, समांतर हैं यदि इनके मध्य की दूरी हर एक बिंदु पर क्या है, नियत है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं बी का परिमाण जो है वो ए के परिमाण से लेसर है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन मैं b को इस प्रकार से व्यक्त कर दूं, तीसरा सदिश मैंने c इस प्रकार ले लिया जो यहां से यहां तक है। अब इस फॉर्मुलेशन में क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a c, मतलब यहाँ पे इन दोनों सदिशों का परिमाण बराबर है और इन दोनों की दिशा भी क्या है, समान है। जैसे ही मैंने ये वाला केस लगाया, इट मे बी सेम, देन ये सदिश आपके पास किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, समान सदिश, इक्वल सदिश के रूप में हो जाएगा। इक्वल वेक्टर, समान सदिश या इक्वल वेक्टर की अपन यहाँ पे बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए। तो पैरेलल से ही अपन ने किसको पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया इक्वल वेक्टर को। अब अपन बात करते हैं एंटी पैरेलल। अपन बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ द वेक्टर कि आपके पास एंटी पैरेलल वेक्टर होगा। एंटी पैरेलल जिसको अपन विपरीत सदिश भी बोल सकते हैं, विपरीत सदिश। तो देखिए एंटी पैरेलल वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा पैरेलल था ठीक उसका उल्टा। इसका मतलब पैरेलल में अपने पास क्या थी, इन दोनों की जो डायरेक्शन सी वो क्या थी, सेम थी, बट यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, सेम नहीं होगी। इसका मतलब डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। उन दोनों की दिशा जो होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। परिमाण में फिर वही बात करेंगे, जब अपन मैग्नीट्यूड की यदि मैं बात करता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड इट मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, हो सकता है कि ये सेम हो या हो सकता है कि ये सेम नहीं हो। दोनों ही फॉर्मुलेशंस यहां पर पॉसिबल है। यदि मैं अपोजिट डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना चाहूं, यदि ये सदिश ए है उसके विपरीत दिशा में इस प्रकार से ये सदिश बी है, तो ये दोनों फॉर्मुलेशंस क्या होंगे, ए और बी एक दूसरे के क्या है, विपरीत सदिश है। यदि यहां पर कंडीशंस क्या बनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रेटर देन है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब ए सदिश का परिमाण बी सदिश के परिमाण से बड़ा है। जैसे अपन ने पिछले केस में इनके परिमाणों को इक्वल किया था, वैसे यदि मैं ये कंडीशन कर दूं, एक थर्ड सदिश बना दूं जो सी इस प्रकार से है, और मैं कह दूं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, तो ये दोनों फॉर्मुलेशंस किसको रिप्रेजेंट करेंगी, इन दिस केस अपन लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ए सी वेक्टर, और ये दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत सदिश। और इस सदिश को अपन क्या बोलेंगे, ऋणात्मक या नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर या फिर ऋणात्मक सदिश। तो देखिए फॉर्मुलेशंस आपके पास क्या बनी, पहले अपन ने पैरेलल से इक्वल बनाया, एंटी पैरेलल से अपन ने क्या बना लिया, नेगेटिव वेक्टर बना लिया। तो थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार आपको नेगेटिव वेक्टर की फॉर्मुलेशंस यूज करनी होती है। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अब अपन बात करते हैं जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर, फिर अपन बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। नेक्स्ट जब आपके पास अपन फिफ्थ टाइप की बात करते हैं तो अपन बात कर रहे हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब शून्य सदिश। जब अपन आगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ेंगे वहां भी बहुत सी जगह आपके पास जीरो वेक्टर काम में आएगा। सबसे पहले तो अपन इसको जीरो पे वेक्टर की फॉर्मुलेशन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं।
इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा? इक्वल टू 0। मतलब किसी भी सदिश का यदि परिमाण शून्य है तो इसका मतलब क्या फॉर्मुलेशन बनेगी? वो कैसा होगा? शून्य सदिश होगा। अपन डायरेक्शन की बात करें तो यदि अपन वेक्टर को किस फॉर्म में लिखते थे? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। यदि ये 0 हो जाता है तो डायरेक्शन कुछ भी हो ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। इसका मतलब ए वेक्टर इक्वल टू 0 आप लिखते हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0 वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शंस को अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन निर्धारित नहीं होती, तो वो कौन सा होगा? 0 वेक्टर होगा। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं 6 टाइप की यूनिट वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सी जगह यूज आएगा, जिसको अपन बोलते हैं एकांक सदिश। अब देखिए यूनिट वेक्टर का मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल है? यूनिटी है। मतलब जिसका परिमाण इकाई है, एकांक सदिश है। इकाई सदिश भी बोला जाता है इसको। एकांक सदिश के साथ साथ कई बार आपको इकाई सदिश के रूप में भी मिलेगा। तो ध्यान रखना दोनों की फॉर्मुलेशंस का मतलब एक ही होता है। अब ये यूनिट वेक्टर है, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये देखिए अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू 1। इसका मतलब अब अपने पास ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते थे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो यहाँ पे ये 1 हो गया इंटू ए कैप। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए कैप को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये अपने लिए यूजफुल कैसे है? तो अपन इसको रिलेट करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। तो देखिए फॉर्मुलेशंस आपके पास कैसी बनेंगी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की। यदि मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री एक्सिस की, तो ट्रिग्नोमेट्री एक्सिस को अपन कुछ इसी प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये आपके पास कौन सी है? एक्स एक्सिस है। ये आपके पास कौन सी है? वाई एक्सिस है। और ये आपके पास जेड एक्सिस है। तो जब अपन यूनिट वेक्टर्स को रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे आप 1 यूनिट चले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना होगा? 1 0 और 0। एक्स एक्सिस पे आपको पता है एक्स की वैल्यू होगी, वाई और जेड वैल्यूज क्या होंगी? 0 होंगी। सिमिलरली मैं यदि इसको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूं तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? 0 1 0। जेड एक्स पे कितना बनेगा? 0 0 1। तो ये तो फॉर्मुलेशन रही यूनिट वेक्टर को आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। बट इस डायरेक्शंस को ए कैप को कहां से लाएंगे? दैट्स व्हाई यहाँ पे आपके पास ए कैप जो होगा वो किसके इक्वल होगा? आई कैप के। यहाँ पे जो आपका ए कैप होगा वो किसके इक्वल होगा? जे कैप के। और यहाँ पे जो आपका ए कैप होगा वो किसके इक्वल होगा? के कैप के। इसका मतलब एज पर द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस अपन को पता है all 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, all 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत होती हैं। मतलब एक्स एक्सिस ये है तो वाई एक्सिस ये, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। यदि वाई एक्सिस ये है तो जेड एक्सिस इस तरीके से होगा, वो भी परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस भी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो फॉर्मुलेशंस आपके पास क्या बनेगी? आई, जे और के, इन तीनों के बीच में भी एंगल कितना होगा? अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि आई परपेंडिकुलर होता है जे के और जे परपेंडिकुलर होता है किसके? के के। इट मींस ऑल 3 आर टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर और दे आर टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर फॉर्मुलेशंस। तो ये रही अपने पास यूनिट वेक्टर की बात। अब यूनिट वेक्टर को और अपन डिटेल्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसको अपन डायरेक्शन वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर फॉर्मुलेशंस को अपन किस टर्म्स में लिख रहे हैं? अब अपन बात कर रहे हैं डायरेक्शन वेक्टर। कई बार दोनों को एक साथ भी समझा जाता है, बट दोनों में बेसिक सा माइनर डिफरेंस होता है, उसी को अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्शन वेक्टर का फॉर्मुलेशन क्या होगा? देखिए वेक्टर को अपन ने देखा इन टर्म्स ऑफ द ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। ये जो फॉर्मुलेशंस थी ये किसको बता रही थी? डायरेक्शन को बता रही थी। इसका मतलब इस डायरेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना ही क्या कहलाएगा? आपके पास से डायरेक्शन वेक्टर कहलाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये जो वेक्टर होगा ये आपके पास डायरेक्शन वेक्टर होगा, दिशा सदिश से होगा। इसी चीज को अपन पिछले से रिलेट करें तो यदि मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन वेक्टर होगा ए कैप, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? आई कैप से रिप्रेजेंट होगा। इसी प्रकार मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस के लिए ए कैप किसके इक्वल होगा? जे कैप के इक्वल होगा। और मैं जेड एक्सिस की बात करूं तो जेड एक्सिस के लिए किसके इक्वल होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, किसके इक्वल होगा? यस, आंसर क्या होगा? इट इज टू बी द के कैप। तो आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए अपने पास डायरेक्शंस वेक्टर्स आ गए।
तो अब आपको फॉर्मुलेट कैसे करना होगा, क्योंकि जब अपन पोजीशन वेक्टर लिखेंगे उसमें अपन को इन तीनों की ज्यादा जरूरत होगी। अब ये दूसरा फॉर्मुलेशन आपके पास किस तरीके से आता है, यदि मैं बात करना चाहूं मैग्नीट्यूड की, यदि आपको किसी भी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है तो उसको भी अपन किससे रिलेट करेंगे, पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में रिलेट करेंगे। अब अपन चलते हैं एग्जैक्टली पोजीशन वेक्टर आप किस तरीके से डिफाइन करोगे। पोजीशन वेक्टर जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इट इज टू बी रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। इसका मतलब जब आप पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये आपके पास पूरी फिजिक्स में यूज आएगा। जब भी आप किसी भी पॉइंट्स को वेक्टर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज टू बी रिलेटेड टू द पोजीशन वेक्टर। तो मान लीजिए अपने पास क्या फॉर्मुलेशंस आ गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अरे समझ आ रहा है क्या, बार बार यही चीज आ रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो चलिए मैंने देखा कि कोई भी एक पॉइंट पी आपको गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स अपन ने एज्यूम कर लिए एक्स वाई और जेड है, मतलब दिया गया एक बिंदु जिसके निर्देशांक कितने हैं, एक्स वाई जेड। अब आपको उसका स्थिति सदिश ज्ञात करना है, तो ध्यान रखना पहली चीज तो स्थिति सदिश हमेशा ओ, ये कौन सा आपके पास ओरिजिन पॉइंट मतलब मूल बिंदु, किसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। स्थिति सदिश हमेशा किसके सापेक्ष ज्ञात होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष। फिर कह रहा हूं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं नहीं अटकोगे क्वेश्चंस में। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है, कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जो अपन सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में अपन ने कैलकुलेट किया, इसका मतलब अपन इस फॉर्मुलेशंस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब अपन इस पॉइंट को, इसको पी, तो अपन क्या लिखेंगे, ओपी वेक्टर। अब ये ओपी वेक्टर किस तरीके से रिप्रेजेंटेड होगा, इट इज टू बी द पोजीशन ऑफ पी माइनस पोजीशन ऑफ ए। मतलब ये एंड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अपन लिखते हैं, या फिर अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु के रूप में लिखते हैं। तो यदि इस फॉर्मुलेशंस को मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करूं तो मैं इस पी वेक्टर को किस तरीके से लिखूंगा, एक्स माइनस, इसको मैं लिखूंगा एक्स आई कैप या एक्स माइनस 0 इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस 0 इंटू के जे कैप प्लस जेड माइनस 0 इंटू के कैप। तो देखो फॉर्मुलेशन x माइनस 0, x इसका फर्स्ट पॉइंट 0, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु के निर्देशांक सबको पता है क्या होते हैं, 0 0 0। तो कितना हुआ, x माइनस 0, x माइनस 0, y माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, z माइनस 0। x माइनस 0 x कोऑर्डिनेट x एक्स से रिलेटेड होगा, क्या लगा दिया, i कैप। y माइनस 0 किससे रिलेटेड होगा, y एक्सिस से क्या लगा दिया, j कैप। z माइनस 0 किससे रिलेटेड होगा आपके पास, z एक्सिस से रिलेटेड क्या लगा दिया, k कैप। तो आपके पास ओपी पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट हो गया, xi yj प्लस z k कैप। ये फॉर्मुलेशंस बन गई आपके पास वेक्टर फॉर्मुलेशंस। कुछ है क्या इसमें, नहीं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा पॉइंट्स देखा। अब मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मैं लेता हूं कि आपको पूछा जाए कि पी बिंदु के निर्देशांक ये दे रखे हैं 2 3 4 और फाइंड आउट करना है इसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्या होगा। तो स्थिति सदिश के लिए आप क्या लिखेंगे, क्या इसको आपको कॉपी पेन की जरूरत है क्या, नहीं, सीधा क्या लगाना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड y को, थर्ड z को। तो एक के साथ i लगा दो, दूसरे के साथ j, तीसरे के साथ k। क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर है। इसका मतलब यदि कोई भी आपको एक पॉइंट या एक बिंदु दिया गया उसका स्थिति सदिश अपन ये चुटकियों में निकाले सकते हैं। ये वीडियो जो भी मेरा वीडियो लाइव देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, इतना ज्यादा शेयर करें कि सबको ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जाएंगे जो आपको आगे बहुत हेल्पफुल होंगे ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस। चलिए ये तो रही अपने पास एक पॉइंट की बात। यदि मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, मैंने यहाँ पे 2 बिंदु ले लिए तो स्थिति किस प्रकार से बनेगी। मैंने एक पॉइंट को व्यक्त कर दिया किससे, P पॉइंट से, और दूसरे पॉइंट को व्यक्त कर दिया Q पॉइंट से। P के निर्देशांकों को मान लिया x1, y1 एंड z1। Q के निर्देशांक मान लिए x2, y2 एंड z2। बन रहे नहीं बन रहे, ओके। ये आपके पास वही x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब आपको कैलकुलेट करना है PQ वेक्टर। ध्यान देना, अपन को PQ वेक्टर कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या लिखूंगा, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। Q वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर।
ओपी और ओक्यू अपन पहले ही कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। ओक्यू वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, इस वेक्टर को, ये जो R1 वेक्टर जिससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये कितना होगा आपके पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। यही तो बताया, पहले के साथ x, दूसरे के साथ y, तीसरे के साथ z, मतलब पहले के x के साथ i, y के साथ j और z के साथ k लगा दो, आपकी फॉर्मूलेशन बन गई। तो ये कितना बनेगा, जल्दी बताओ कितना बनेगा, ये कितना बनेगा आपके पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। दोनों के पोजीशन वेक्टर्स आ गए, दोनों की वैल्यू रख देते हैं। क्या फॉर्मूलेशन बना, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ध्यान देना, जब भी अपन सदिश निरूपण की बात करेंगे तो हमेशा जो संगत आपके पास, इसका मतलब x एक्सिस में से x एक्सिस वाला प्लस माइनस होगा, y में से y वाला, z में z वाला, लेकिन वेक्टर फॉर्म में i में से i, j में से j, k में से k। बस इतना याद रखना है, i से i घटा दो, j से j घटा दो, k से k घटा दो। क्या फॉर्मूलेशन बनेगी, x2 माइनस x1 इंटू i कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप। आया समझ या दोबारा बताऊं, आ गया होगा शायद। i में से i, j में से j, k में से k, अपना काम हो गया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इस चीज को अच्छे से समझने के लिए। मान लीजिए मैंने लिखा P बिंदु आपको दे दिया 2, 3 एंड 4 और Q पॉइंट मैंने आपको दे दिया 1, 2, 3। अब आपसे पूछ लिया गया कि फाइंड आउट द PQ वेक्टर कितना होगा। तो देखिए PQ वेक्टर की फॉर्मूलेशन क्या बनेगी, सीधा सीधा क्या याद रखना है, i माइनस i, j माइनस j, k माइनस k। बट अरे ये क्या, यहाँ तो i j k है ही नहीं, तो i j k किससे जुड़ा हुआ था, x y z, x में से x, y में से y, z में से z। बस ध्यान क्या रखना, अंतिम माइनस प्रारंभिक होना चाहिए, प्रारंभिक माइनस अंतिम मत कर देना। यदि आपसे ये पूछा जाता है QP वेक्टर दोनों अलग अलग होंगे, कभी भी समान नहीं होंगे, तो यहाँ पे Q माइनस P करना है। Q 1 माइनस 2 कितना बचा, माइनस का i, 2 माइनस 3 कितना आया, माइनस का j, 3 माइनस 4 कितना आया, माइनस का k। सब में माइनस वन माइनस वन माइनस वन बचा, x के साथ i लगाया, y के साथ j, z के साथ k। क्या इस क्वेश्चन को पेन और कॉपी से सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। यदि QP पूछा जाता है तो P माइनस Q करना है। अब पहले P आएगा 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, i कैप, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, j कैप, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, k कैप। यदि आप थोड़ा सा दोनों को ऑब्जर्व करें तो फॉर्मूलेशन क्या बन रही है, OP वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ए QP वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ PQ वेक्टर। मतलब एक में से माइनस कॉमन ले लो तो दूसरे के बराबर आ जाएगा। तो ये जो सदिश होते हैं ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत सदिश के रूप में होते हैं। तो ये रही आपके पास स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर की बात, पोजीशन वेक्टर के बाद अपन देखते हैं कि आपके पास कोलिनियर सदिश कौन से होंगे। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में होने वाले सदिश कौन से होंगे। बस सदिशों के प्रकार में यही चीज और पढ़नी है, उसके बाद में अपन लॉज की तरफ चलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए चलेंगे। अपन किसकी बात कर रहे हैं, कोलिनियर की बात कर रहे हैं। कोलिनियर का मतलब समरेख सदिश। बहुत सी बार मैथ्स में क्वेश्चंस आते हैं कि बिंदुओं के रूप में सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु समरेख है, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन कौन से बिंदु समरेख है। वैसा ही आपको क्या देगा, सदिश में देगा। बिंदु आता है तो सदिश को सोचने की जरूरत नहीं है, सदिश आता है तो बिंदु को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैंने 3 सदिश की बात करूं, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश। तीनों समरेख होने का मतलब क्या है, ये तीनों सदिश कुछ इसी रूप में, ये ए सदिश, ये बी सदिश और ये सी सदिश। ये ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, मैं इस तरीके से इन तीनों को व्यक्त करूं तो ये ए बी सी सदिश के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। अब जब आगे अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे समरेख होंगे तो इनसे बनने वाले, जब अपन डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे वहां भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए दिए गए बिंदु समरेख है या नहीं, या निम्न में से कौन से बिंदु समरेख है। तो वहां पर भी अपन यही फॉर्मुलेशंस करते थे। यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि AC वेक्टर इक्वल टू किसके इक्वल होगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ये पूरी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये किसके इक्वल होगी, इन दोनों दूरियों के समेशन के इक्वल होगी। सॉरी, इन दोनों दूरियों की AB प्लस BC। तो भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फॉर्मुलेशंस की बात नहीं है। जब अपन आगे ट्रायंगल से इसको रिलेट करेंगे तब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करेंगे, तब भी बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, सोचने की जरूरत नहीं है।
बस इतना विश्वास रखिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जैक्टली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है। हाँ, यदि आपने मेरे लेक्चर्स देख लिए सदिश के, तो मैं दावा करता हूं कि उसके बाद में आपको किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब अपन चलते हैं वेक्टर एडिशंस की और कि वेक्टर्स का एडिशन क्या होगा। पहले तो अपन बेसिक रूल की बात करते हैं। सदिश योग किस तरीके से व्यक्त करोगे? तो फर्स्ट तो मैं फॉर्मुलेशंस की बात करूं, यदि मैंने ए सदिश को किस रूप में व्यक्त किया, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और मैंने लिखा बी सदिश को a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। आपको कैलकुलेट करना है ए सदिश प्लस बी सदिश, तो कोई दिक्कत नहीं है, संख्यात्मक रूप से जो पिछली बार किया था वही होगा। याद आया नहीं आया? आ गया, गुड। आई प्लस आई, जे प्लस जे, के प्लस के, प्लस करना है तो भी, माइनस करना है तो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। a1 प्लस माइनस a2 आई कैप प्लस b1 प्लस माइनस b2 जे कैप प्लस c1 प्लस माइनस c2 के कैप। बस नया कुछ नहीं है, आई में से आई को प्लस कर दो, जे में से जे को, के में से के को, फॉर्मुलेशंस होके आ जाएंगी। इस चीज के टेंशन मत लेना, प्लस आता है माइनस आता है, बस ये ध्यान रखना किसको किसके साथ कर रहे हो। प्लस में तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइनस के टाइम पे अंतिम माइनस प्रारंभिक के रूप में आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो रही आपके पास वेक्टर के साधारण रूप से एडिशंस की बात। अब अपन बात करना चाहेंगे वेक्टर्स के कुछ एडिशन रूल्स की। रूल्स का मतलब कुछ लॉज की बात करेंगे, कुछ आपके पास नियम्स की बात करेंगे, या फिर अपन कुछ इस प्रकार के पर्टिकुलर त्रिभुज नियम की बात करेंगे, सदिशों का त्रिभुज योग नियम। फर्स्ट अपन बात करते हैं ट्रायंगल लॉ या फिर त्रिभुज योग नियम। अब देखिए त्रिभुज योग नियम, अपन को लैंग्वेज को रटने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि यदि आपने कोई भी त्रिभुज बनाया, त्रिभुजों का सदिश योग नियम की बात करें, मतलब तीनों भुजाएं किसी ना किसी सदिश के द्वारा तो जरूर व्यक्त होंगी। मैंने ए सदिश लिया, बी सदिश लिया, सी सदिश लिया, तो बस सीधा कुछ नहीं करना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कर दो। कि कोई भी सदिश, उन सदिश को यदि सदिश की तीनों भुजाएं सदिश के रूप में व्यक्त हैं, तो उन तीनों सदिशों का योगफल कितना आएगा? 0 आएगा। उस नियम की जरूरत नहीं है, वो यहीं से आ जाएगा, क्योंकि बार बार आप उसमें कंफ्यूज होते हैं कौन सा किसके इक्वल होगा। अब देखिए इसी फॉर्मुलेशंस को जब अपन ने पढ़ा सी सदिश, और इसको मैं यदि माइनस सी सदिश से रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो सिर्फ क्या होगा, इस वाले सदिश की जगह पे मैं ये वाला सदिश बना दूं जिसकी दिशा इधर है, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस सी सदिश। बनेगा या नहीं बनेगा? जब अपन ने विपरीत सदिश पढ़ा था तब अपन ने यही पढ़ा था कि यदि परिमाण समान है और दिशा विपरीत हो जाए तो वो कैसे होंगे? विपरीत सदिश, उसका ऋणात्मक सदिश होगा। तो सी का ऋणात्मक, इसकी दिशा को मैंने क्या कर दिया? विपरीत। अब लगाइए इसके लिए त्रिभुज नियम, क्योंकि अब इसको हटाते नया त्रिभुज बन गया। आपका नियम क्या लग गया? ए सदिश प्लस बी सदिश माइनस सी सदिश बराबर 0। पक्षांतरण कर दीजिए, ट्रांसपोज कर देंगे तो ए सदिश प्लस बी सदिश इक्वल टू सी सदिश, मतलब ए वेक्टर इक्वल टू बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। यहीं से फॉर्मुलेशन ये आती है कि यदि दिए गए दो सदिश त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करते हैं, तीसरा सदिश उसकी विपरीत दिशा में उनके योग को निरूपित करेगा। इंग्लिश में अपन इस चीज को समझना चाहें, इफ द टू वेक्टर्स आर टू बी रिप्रेजेंटिंग द adjacent sides of any vector, then the third side in opposite direction is to be representing the vector summation of both the sides। तो यहाँ पे ये वाली जो साइड होगी इन दोनों के वेक्टर समेशन के रूप में होगी। चलिए इसी को यदि मैं और दूसरे फॉर्मुलेशन में लेना चाहूं कि a प्लस बी के साथ में दूसरी रेस्पेक्टिव चीज क्या पूछी जा सकती है, ये तो प्लस का फॉर्मुलेशन आ गया, अपन माइनस को भी सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो मैं इस b वेक्टर को यदि विपरीत दिशा में ले जाऊं तो ये कौन सा बन जाएगा? ये b वेक्टर है तो माइनस बी कौन सा बनेगा? ये वाला। इसको मैं आगे एक्सटेंड करूं तो ये क्या बन गया? माइनस का b वेक्टर। यदि मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ता हूं तो देखो फॉर्मुलेशंस आपके पास क्या बनी, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्रमागत हैं, तीसरी भुजा इनके विपरीत क्रम में, इसका मतलब इस क्रम में जो भुजा आएगी वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। और ये देखिए अपन इसी फॉर्मुलेशंस को अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसको अपन ने किस फॉर्म में लिखा, ये b और ये a, ये क्या कर रहे हैं? दो क्रमागत को व्यक्त कर रहे हैं, तो मैं c को क्या लिख सकता हूं? a माइनस b।
तो सी की एक फॉर्मुलेशन तो आपके पास क्या आ गई, सी वेक्टर आ गया आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दूसरा सी वेक्टर आपके पास आ गया ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। तो इन दोनों फॉर्मुलेशंस को, ये सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट को, उनके परिणामी सदिश को बात कर रहे हैं अपन, परिणामी सदिश की। तो ये तो किसको व्यक्त करेगा, मैक्सिमम को, और ये किसको व्यक्त करेगा, मिनिमम को, कि कब आपके पास सदिश योग मैक्सिमम होगा और कब सदिश योग मिनिमम होगा। मिनिमम तब होगा जो अपन सदिशों के व्यवकलन की बातें करेंगे। तो इस नियम को और फिर भी कहीं भूल जाओ तो एक सीधा सा याद रखना, फॉर्मुलेशंस क्या होगी, ये वाला यहां से यहां तक चल रहा है, ये वाला इसका क्या है, टेल, और ये वाला क्या है, इसका हेड। ये इसका टेल है और इसका क्या है, हेड। यही फॉर्मुलेशन है। तो फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड से मिला दो तो क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। ये फॉर्मुलेशन अभी अपन जब बहुभुज नियम की बात करेंगे वहां पर अपन इसको अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूं त्रिभुज नियम में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी त्रिभुज नियम को आगे अपन एक्सटेंड करते हैं बहुभुज नियम के रूप में। तो बहुभुज नियम, इसका मतलब अपन पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं। तो पॉलीगन्स के लिए क्या होगा, जिसमें आपके पास भुजाएं क्या होंगी, ज्यादा होंगी। बहुभुज नियम के रूप में यदि मैं व्यक्त करूं तो इस प्रकार की फॉर्मुलेशंस आपको मिल सकती है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये ए वेक्टर आपको गिवन है, ये वाला बी वेक्टर आपको गिवन है, ये वाला आपको सी वेक्टर गिवन है, ये आपको डी वेक्टर गिवन है, ये आपको ई वेक्टर गिवन है, और आपको रिजल्टेंट ये वेक्टर पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसी तरीके से हो सकता है इनकी कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज आपको दे दी जाए और उसके रेस्पेक्ट में आपसे पूछ लिया जाए। तो देखिए सॉल्व करते हैं किस तरीके से बहुभुज नियम आपका एप्लीकेबल होगा। तो पहली चीज तो अपन इसको पूरे मेथड से देखते हैं, फिर अपन इसका शॉर्टकट देखेंगे। यदि मैं बात करूं इन ए और बी सदिश की, तो जैसे ही मैं डायगोनल यहां से यहां बनाता हूं तो ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ए और बी है, तो ये जो सदिश होगा ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा, मतलब ए सदिश प्लस बी सदिश। यदि मैं दूसरे डायगोनल को कंस्ट्रक्ट करूं तो अब आपके पास ये तो फर्स्ट त्रिभुज था, ये दूसरा त्रिभुज बनेगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, फिर ये सी और ये, इसका किसके इक्वल है, ए प्लस बी, ये किसके, सी के, तो ये दोनों का एडिशन होगा तो ए प्लस बी प्लस ए सी के इक्वल आ गया। फिर से मैं तीसरा ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो यही फॉर्मुलेशन बनेगी। ये पूरा सदिश किस रूप में है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये किसके साथ है, डी, तो ये कितना बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए डी सदिश। अब ये वाला चाहिए आपको, तो ये पूरा सदिश किसके रूप में है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना है, ई, तो ये किस रूप में आ जाएगा आपके पास, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश प्लस ई सदिश के रूप में। अपन ने इतना फॉर्मुलेशंस किया, बट एग्जाम में तो बच्चे इतना टाइम ही नहीं मिलता। एक क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं मिलता, 30 और 45 सेकंड्स के बीच में अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, चमका कुछ दिमाग में, अरे अभी तो बताया था क्या फॉर्मुलेशंस यूज करनी है, टेल हेड, मतलब एक की पूंछ पकड़ लो और एक का सिर, पूंछ और सिर नियम। इसका मतलब पहले वाले की पूंछ पकड़ लो, लास्ट वाले का सिर पकड़ लो, दोनों को जोड़ दो तो फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, रिजल्टेंट आएगा, और जितने घूम के आए थे वो सारे आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब यहाँ पे इसकी पूंछ ये है और इसका सर कौन सा है, ये वाला, इन दोनों को जोड़ने वाला रिजल्टेंट है, तो ये सब क्या होगा, इन सब के समीशन के इक्वल होगा। सभी का क्या कर दो, सम कर दो, योग कर दो। क्लियर। तो फॉर्मुलेशंस आपको डायरेक्टली इसी फॉर्म में ही ध्यान रखनी है। तो ये था अपने पास सदिशों का बहुभुज नियम। अब अपन बात करते हैं पॉलीगन नियम की, समांतर चतुर्भुज नियम की बात कर लेते हैं। वो भी बहुत सी जगह यूज आता है, बट अपने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन कई जगह सिर्फ उसके फंक्शनिंग को यूज करेंगे। अच्छा, जब अपन त्रिभुज नियम बात कर रहे हैं, यदि मैं त्रिभुज में दो सदिशों के मध्य के कोण को, थीटा को क्या कर दूं, 90 डिग्री कर दूं, मतलब इस तरीके का त्रिभुज बना दूं, ये ए सदिश और ये बी सदिश। तो अब आप क्या याद रखेंगे, जैसे ये समकोण त्रिभुज की बात आएगी, ये वाला सदिश तो ए सदिश है, इस वाले सदिश को मैंने बी सदिश लिखा, ये निश्चित रूप से जो परिणामी होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे, हाँ सदिश रूप में तो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल ही होगा, और इसका परिमाण जो होगा वो किस रूप में होगा, सदिश तो यही होगा ए प्लस बी की फॉर्मुलेशंस में, बट इनका परिमाण जो रिजल्टेंट अपन ज्ञात करेंगे वो किस फॉर्म में होगा, अंडर रूट पाइथागोरस लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की फॉर्मुलेशंस में आ जाएगा।
अच्छा, जब अपन इसी फॉर्मुलेशंस को आगे एक्सटेंड करेंगे किसमें, उस फॉर्मुलेशंस के साथ, पैरेललोग्राम लॉ के साथ, समांतर चतुर्भुज नियम के साथ, बट इसको अपन काम पे लेंगे। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं कि ये इस तरीके की कोई फॉर्मुलेशंस आपको दे रखी है, ये भुजा 4 है, ये 3 है, फिर से आपको कुछ इसी प्रकार की फॉर्मुलेशंस दे रखी है, ये 4 है, ये 3 है। अब आपसे पूछा जाता है ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, आपसे पूछा जाता है कि एसी कितना होगा, या फिर पूछा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कितना होगा। दोनों की एक ही बात है, यदि अपन कहीं भी वेक्टर नहीं लगा हुआ इसका मतलब उसके मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब थीटा इक्वल टू 90 हो तो आपको ऑलवेज क्या लगानी है, पाइथागोरस लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस नियम लगा देना है। ये नियम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ए लंब का स्क्वायर, यही तो फॉर्मुलेशंस बनेगी। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करें तो 4 और 3 क्या फॉर्मुलेशन बनेगी, यह आएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 16 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 25, तो किसके इक्वल आ गया 5। ये भी वही फॉर्मुलेशन है 5, तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 + 5 = 10, जो भी आपको मीटर सेंटीमीटर में दे रखा था। बट इसको अपन डायरेक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आपने देख लिया, जब इस तरीके की कोई फॉर्मुलेशन बन रही है कि इसका तो ये टेल है और इस वाले वेक्टर का ये क्या है, हेड है, तो टेल और हेड फॉर्मुलेशन में आएगी तो इन दोनों के समेशन के इक्वल होगी। तो ये रिजल्टेंट किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस फॉर्म में। ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 6। चाहे सॉल्व कर लो, कोई फॉर्मुलेशंस नहीं है, मैंने यही तो कहा था जितने जुड़ते जाए उन सबका जोड़ देना, जब एक की पूंछ पकड़ ली और दूसरे के सिर से जोड़ दिया। यहाँ पर भी यही है, इस एक की पूंछ पकड़ी और सी के सिरे के साथ जोड़ दिया तो सबके समीशन के इक्वल होता जाएगा। 4 और 4 36 को 36 में जोड़ दिया, ऊर्ध्वाधर को ऊर्ध्वाधर में। ज्ञात करो कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, कितना आएगा √100, किसके इक्वल आएगा 10 मीटर। यहाँ भी आंसर कितना आ रहा था 10 मीटर। अब तो चमका। तो ध्यान क्या रखना कि जब भी इस तरीके की फॉर्मुलेशन मिले वेक्टर सम, तो पूंछ और सिर वाला नियम याद रखना, टेल हेड वाला फॉर्मुलेशन याद रखनी है। अब अपन चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ की। अब अपन बात करते हैं समांतर चतुर्भुज नियम की, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। जब अपन पैरेललोग्राम लॉ की बात करेंगे फॉर द वेक्टर एडिशंस, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज नियम। देखिए समांतर चतुर्भुज नियम कब लागू होगा, जो अपना त्रिभुज नियम था वो तब लगता था जब अपने पास दिए गए दो सदिश त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा, मतलब जहां पे एक खत्म हो रही थी वहां पे दोनों दूसरी शुरू हो रही, तब तो अपन त्रिभुज नियम से आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन यहाँ पर भी यही बनेगी। त्रिभुज नियम ये कहता था ये आपके पास ए सदिश है, ये आपके पास बी सदिश है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसी सदिश को अपन यहाँ पे यूज लेंगे। बट एग्जैक्टली आपके पास समांतर चतुर्भुज नियम तब अप्लीकेबल होता है जब आपके पास किसी भी समांतर चतुर्भुज के एक ही सिरे से निकलने वाली दो भुजाएं दे रखी हो। मतलब यहाँ पर अब ये जो बी सदिश है ये आपको इस रूप में दिया गया है कि ए और बी सदिश जिनके मध्य कोण कितना है, थीटा डिग्री। अपन कोण की भी अभी बात करेंगे कि कोण किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। पर देखिए जब आपको दो सदिश ए और बी इस तरीके से दिए गए, जब मैंने त्रिभुज नियम बताया तब मैंने बताया था टेल हेड, पूंछ और सिरे का नियम। यहाँ पर अपने को कौन सा टेल टेल नियम, क्योंकि दोनों की पूंछ जुड़ रही है तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा आपके पास है, टेल और टेल नियम। क्लियर है, टेल टेल नियम अपन को ध्यान में रखना है। फॉर्मुलेशन सभी का रिजल्टेंट किस तरीके से ड्रॉ होगा वो सबको पता है, इस रिजल्टेंट जो होगा वो इसी फॉर्मुलेशन में बनेगा। पर अपन पहले इसको समांतर चतुर्भुज नियम को समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपके पास ए सदिश इस प्रकार दिया गया है तो अपन क्या करेंगे, इस सदिश के पैरेलल एक वेक्टर और ड्रॉ करेंगे और इस सदिश के पैरेलल भी एक वेक्टर और ड्रॉ करेंगे। तो ये सदिश इसके समांतर है, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सदिश, और इसको क्या लिख सकता हूँ, ए सदिश। तो अब ध्यान देना, जैसे मैंने इस बी सदिश को छुपाया, इसको कम में लिए, क्या बन गया, त्रिभुज नियम। बस यही तो है, चमका या नहीं चमका, बस इतना सा ध्यान रखना है। अरे भेजने में कुछ आया कि नहीं, आ गया, ठीक है। तो देखो इनको जैसे मैंने डायगोनल बनाया, फॉर्मुलेशंस ए और बी बनी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए सदिश प्लस ए बी सदिश। पर यहां पर तो ये सीधी सी बात है कि जब थीटा के रेस्पेक्ट में
ए और बी, लेकिन थीटा दिया हुआ तो इसका भी कुछ रोल होना चाहिए। दैट्स वाई अपन इसकी फॉर्मुलेशंस को डायरेक्ट नहीं लिखते, हालांकि होगा ये, अपन इसको रिजल्टेंट की फॉर्मुलेशन में लिखते हैं। और इसका जो परिणामी बनेगा उसकी फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी वो देखिए आपके पास। आर वेक्टर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ए सदिश का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये फॉर्मुलेशंस कहां से आई देखिए, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूं, तो ये वाला एंगल तो थीटा तो कौन सा था, इन दोनों के बीच का कोण है। ये एंगल को अपन ने अल्फा माना, ये कोण पूरा थीटा था तो ये भी थीटा होगा। तो फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, ये बी है ये थीटा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बी cos थीटा, और इस वाले को मैं क्या लिखूंगा बी sin थीटा। यही लिखा जाएगा बी cos थीटा और बी sin थीटा। अब आपको फॉर्मुलेट करना है इनका रिजल्टेंट, तो इस वाले में भी अपन क्या लगा सकते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्मुलेशंस। इस पूरे में त्रिभुज नियम लगा दो a प्लस बी, तो फॉर्मुलेशंस क्या बन जाएगी, ये जो भुजा है ये किसके इक्वल बन जाएगी, a प्लस बी cos थीटा, और ये क्या बन जाएगी b sin स्क्वायर थीटा। इसका एक्सपेंशन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इधर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा की फॉर्मेशन में बनेगा, इधर क्या बनेगा 2ab cos थीटा। यदि फिर भी आप चाहते हो तो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं कि ये फॉर्मुलेशंस पाइथागोरस लगाएंगे, इसमें तो क्या फॉर्मुलेशन बनेगी, a प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, आपके पास आर स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बन जाएगा प्लस का 2ab cos थीटा, प्लस इधर कितना आया b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अरे प्यारे भाइयों ये देखो, बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले दिया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है 1। इसका मतलब क्या बचा आपके पास, ये फॉर्मुलेशन बची ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, किसके इक्वल है आर स्क्वायर, तो आर चाहिए तो क्या कर देंगे रिजल्टेंट, ये तो लिखा है। अब तो बेजे में घुसा, ओके चलिए। अब देखिए ये जो फॉर्मुलेशन है इससे रिलेटेड यदि आपको एंगल कैलकुलेट करना हो, किसके रेस्पेक्ट में, मैं tan अल्फा की बात कर रहा हूँ, कौन से, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ tan अल्फा के लिए, तो कितना होता है tan आपके पास लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है b sin थीटा, बेस कितना है a प्लस बी cos थीटा। तो आपसे यदि अल्फा पूछे तो अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की जो मोस्ट कॉमनली बहुत सी बार पूछे जा चुके हैं। थीटा के रेस्पेक्ट में इनकी वैल्यूज क्या होंगी जो अपन को डायरेक्ट एज ए शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। तो मैं बात करूं फर्स्ट केस की, यहां से अपन बात करते हैं केस नंबर 1, या फिर अपन बोल सकते हैं ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 कैसे ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, केस नंबर 1। फॉर्मुलेशन जब अपन बात करते हैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, यदि थीटा की वैल्यू 0 है इसका मतलब ए और बी सदिश क्या है, समांतर सदिश है, पैरेलल सदिश है। ये आपस में क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो ये यदि पैरेलल या समांतर है तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 1। cos 0 1 होती है, फॉर्मुलेशंस आर आपके पास क्या बन जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको लिखोगे तो क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूं ए प्लस बी, मतलब आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यदि दोनों समांतर सदिश हैं ए और बी तो आपके पास रिजल्टेंट कितना बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, और ए प्लस बी की फॉर्मुलेशन में बनेगा। पहली ट्रिक याद हो गई। दूसरी फॉर्मुलेशंस पे आ जाओ, केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या करा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब ए किसके लंबवत है, बी के, दोनों आपस में क्या है, लंबवत है। लंबवत है इसका मतलब परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की फॉर्मुलेशन cos 90 कितना होगा 0। फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। चलिए तो अब अपन चलते हैं थर्ड केस की तरफ। अब अपन बात करते हैं केस नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 की, जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ट्रिक नंबर 3 में अपन थीटा को ले रहे हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, ए जो है वो क्या है, एंटी पैरेलल है किसके, बी के। एंटी पैरेलल को साइन अभी अपन एक बार रिप्रेजेंट नहीं करते, अपन लिख देते हैं ए क्या है, विपरीत है किसके, बी के, विपरीत दिशा में किसके, बी के एंटी पैरेलल।
तो देखिए cos 180 कितना बनेगा, cos 180 की वैल्यू कितनी होगी -1। तो आपका फॉर्मुलेशन जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r किसके इक्वल बनेगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। और ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो थीटा 0 अधिकतम, थीटा 90 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और थीटा 180 कितना होगा, मिनिमम a माइनस ए बी। गुड। अब देखिए फोर्थ केस जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब अपन रिजल्टेंट a सदिश और b सदिश दोनों के इक्वल हो, मतलब आपका परिणामी सदिश आपके प्रारंभिक किसी भी एक सदिश के बराबर हो, या फिर जो परिणामी सदिश है वही उस आपके पास से समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के समान है, तो क्या फॉर्मुलेशंस बनेगी। याद रखने के लिए सीधा याद रखना है, थीटा कितना बनेगा 120 डिग्री। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद ही रखनी है, लेकिन फिर भी आया कैसे एक बार अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो r का फॉर्मूला लगाइए, r का फॉर्मूला क्या बनेगा, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब बताइए आपके पास ये जो फॉर्मुलेशंस बन रही है, इस फॉर्मुलेशंस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी। थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। cos थीटा को cos थीटा रखते हैं, r की जगह पे क्या रख देते हैं, e। अंडर रूट हटा के इधर क्या लिख देता हूँ, a स्क्वायर, इधर भी a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। अरे ये क्या कर दिया सर, ए बी को खा गए। अरे नहीं बच्चे, क्या की a बराबर b, b की जगह पे a रख दिया, b की जगह पे a रख दिया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने इधर लिया 0 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 cos थीटा। यही फॉर्मुलेशन आई। इसका पक्षांतरण करते हैं तो क्या फॉर्मुलेशन बनी, 1 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू, सॉरी ए स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो फॉर्मुलेशन क्या आ गई, 2 cos थीटा इक्वल टू -1 और cos थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2। अब ये जरूर देखना जरूरी है, भेजा है तो यहाँ पे आंसर मिलेगा। cos थीटा इक्वल टू -1/2 टेबल, बट बेटा जी को तो सिर्फ 90 तक की याद है। अरे कोई बात नहीं, cos का रिपीटिशन किस पे होता है, बस उतना सा ध्यान रखना है। तो देखिए cos थीटा -1/2 कोऑर्डिनेट्स याद होगा ASTC रूल। जब अपन cos की बात करते हैं तो cos यहाँ पे आपके पास, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर cos और पॉजिटिव होंगे। अपने को नेगेटिव लेना है, इसका मतलब या तो इस क्वाड्रेंट में आएगा या इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो फॉर्मुलेशंस देखिए 1/2 किस फॉर्मुलेशंस में लिख सकते हैं अपन, cos 90 प्लस 30 लिख सकता हूं। यही फॉर्मुलेशंस आपके पास बनेगी इक्वल टू 1/2 की टर्म्स में, और 90 प्लस 30 किसके इक्वल आएगा, 120 की। तो समझ आया क्या फॉर्मुलेशंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। 4 ट्रिक्स आपने पढ़ी है। थीटा इक्वल टू 0 पे क्या कर देंगे, a प्लस बी, थीटा इक्वल टू 180 पे a माइनस बी, थीटा इक्वल टू 90 पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब तीनों बराबर हो गए, सभी बराबर हो गए, परिमाण और सदिश के बराबर हो गया, थीटा कितना हो गया 120 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा, कि ये इतनी आपके पास पॉपुलर हो जाए, इतने लोगों तक पहुंच जाए कि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। तो हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके की और वीडियोस लेकर डेली मैं आपके सामने आता रहूंगा। मैं जगदीप डूडी, फिजिक्स फैकल्टी, सर्वोत्तम डिफेंस एकेडमी सीकर। धन्यवाद।